दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य में लगती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से लगती है। ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। नेक्स्ट, सीमा म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही जो है क्रम कौन सा है। तो 32 की ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती हैं। ये 4 राज्य जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों चीन, भूटान एवं म्यांमार से मिलती है। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से मिलती है। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सिर्फ म्यांमार से मिलती है। फिर त्रिपुरा एवं मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट, फिर है कि खरकई नदी जो है किसकी सहायक नदी है। ए ऑप्शन, स्वर्णरेखा। तो खरकई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया आदि दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। फिर है कि रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोफद, कन्हर आदि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो खरकई नदी किसकी सहायक नदी है। स्वर्णरेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, फिर पवना नदी परियोजना किस राज्य में है। बी ऑप्शन। तो देखिए महाराष्ट्र में है। पवना नदी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पवना नदी परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हिरकल परियोजना जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में स्थित है। और पोचंपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट, फिर है यहाँ पे मिलान करना है। तो 35 का यदि देखें तो 35 का हो जाएगा आपको, देखिए जस्ता यानी जिंक। जस्ता जिंक जो है ये हो जाएगा आपको जावर से रिलेटेड। ठीक है। तो जस्ता जिंक का खान है जावर। क्या है, जावर है और ये राजस्थान में है। ठीक है। स्वर्ण की यदि बात करें तो स्वर्ण का हो जाएगा आपको हट्टी। स्वर्ण का होगा हट्टी, ये कर्नाटक में है। ठीक है। क्रोमाइट का हो जाएगा सुकिदा। ठीक है। क्रोमाइट का सुकिदा ये ओडिशा में है। और यहाँ पे है पायराइट का हो जाएगा अमझोर। पायराइट का हो जाएगा अमझोर, ये बिहार में है। ठीक है। तो 35 का इस तरह जो है राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जस्ता जिंक जो है जावर राजस्थान में है। स्वर्ण का खान है हट्टी, ये कर्नाटक में है। क्रोमाइट का है खान सुरकिदा, ये उड़ीसा में है। और पायराइट है अमझोर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है निम्नांकित राज्यों में किसके साथ उभयनिष्ठ है। छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा जो है अप्रयुक्त में से एक से अधिक राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों के साथ मिलती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के साथ मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 है कि निम्नलिखित मिलान करना है। तो 37 का यदि देखें तो देखिए बीरहोर। ठीक है। बीरहोर जो है ये झारखंड में है। ठीक है। बीरहोर कहाँ है, तो झारखंड में है। भूटिया जो है ये सिक्किम में है। भूटिया जो है जनजाति ये सिक्किम का है। ठीक है। यह है टोडा जो है तमिलनाडु का है। और जो है सेटिनेलीज जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है।
तो इस तरह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिरहोर जो है राज्य झारखंड में है, भूटिया सिक्किम में है, अटोडा तमिलनाडु में है, और सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। फिर कहा था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? सी ऑप्शन नागपुर। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में स्थित है। भुवनेश्वर में जो है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। फिर है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अड्डा ये गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अहमदाबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में जो स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोलकाता में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है कि व्हीलर द्वीप का नाम किस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? 39 का ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये जो है आपको यानी वर्ष 2015 ईस्वी में सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। वो सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल जो है कलाम द्वीप कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूर्व में ओडिशा तट के निकट स्थित है। इस द्वीप का नाम अंग्रेज अधिकारी व्हीलर के नाम पर रखा गया था। सितंबर 2015 में इस द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर रखा है। फिर है कि डॉक्टर कलाम की मृत्यु 25 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है द्वीप इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल ठीक है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फिर है कि मद्रास महाजन की सभा की स्थापना कब हुई थी? 40 का ए 1884। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन था। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नेताओं में प्रमुख नाम पल्लवी रंगैया नायडू, एस रामास्वामी जो मुदलियार, पी आनंद चार्लू ठीक है और एम राघवाचार्य एवं जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 41। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? 41 का ए चंद्रगिरी। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से जो मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। मद्रास को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने वहाँ पर जो है एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। ठीक है, इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर जो अंग्रेजों का मुख्यालय बना है। नेक्स्ट फिर देखिए 42 है, मिलान करना है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? सी ऑप्शन हुगली। तो हुगली में फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। हुगली में प्रथम कारखाना पुर्तगालियों द्वारा 1537 ईस्वी में की गई। 1651 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजों की फैक्ट्री में भी स्थापित हुई थी। 1655 में डचों ने जो चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। चिनसुरा में डच किला को जो फोर्ट गुस्तावुस कहा जाता था। श्री रामपुर में सर्वप्रथम डेनिसो यानी डेनमार्क ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी?
तो 43 का होगा बी ऑप्शन आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम जो है संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई। कलकत्ता जो है यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्मा सभा को बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए। 44 नंबर है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। 44 का बी विनायक दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना नासिक में किया था। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों से आए 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया है। 1906 में विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। नेक्स्ट फिर है कि संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सी ऑप्शन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस तिथि को 1930 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना है। कांग्रेस अधिवेशन 1929 के जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने यह भी जो है घोषणा किया था कि अगले 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्से में रैलियां निकाली गई थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा ऐसी रैलियां एवं समारोहों के विरुद्ध जो है कठोरता दिखाई गई। फिर है कि इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 1947 तक बनाया गया। 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक महत्व के कारण ही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि भारतीय संविधान तैयार करने का कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हो गया। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 से 1945 ईस्वी तक था। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। फिर देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को यदि देखें तो नेविले चैम्बरलेन, इसका कार्यकाल 1937 से 40 रहा। विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 प्रथम बार। क्लेमेंट इटली 1945 से 51 और विंस्टन चर्चिल फिर जो है द्वितीय 1951 से 55। नेक्स्ट और फिर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एक्विस थे 1908 से 16 तथा डेविस लॉर्ड जॉर्ज 1916 से 22। क्वेश्चन में देखिए 47 है कि ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आयोग कब नियुक्त किया? तो बी ऑप्शन 1917। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1917 ईस्वी में जो है नियुक्त किया। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। डॉक्टर सैडलर लीड्स जो है विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे। नेक्स्ट है
किस देवी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था? 48 का बी ऑप्शन जूनागढ़। तो जूनागढ़ देसी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। भारत में विभाजन के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले 552 रियासतों में 549 देसी रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। ठीक है, शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। ब्रिटिश कालीन जो है भारत के अंतिम चरण में देसी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। नेक्स्ट फिर है कि विधान परिषद के संबंध में सही कथनों पर विचार करें। तो 49 का होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का जो है उत्सादन किया जा सकता है। ठीक है, किसी विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उन राज्य के विधान सभा की कुल सदस्य संख्याओं के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, परंतु विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन होता है। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट फिर है कि स्टेट ड्यूटी के अर्थ के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो 50 का सी ऑप्शन। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाला कर। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है। भारत में एस्टेट ड्यूटी का अस्तित्व 1953 से 1985 ईस्वी तक था। वर्तमान में भारत में स्टेट ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि 5 निरंतर संख्याओं का औसत, इनमें से बड़ी औसत 15 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो 5 निरंतर देखिए, x+1, x+2, ठीक है, x+3 और x+4 है। इसका औसत दे दिया गया है, यानी x+2 का मान दे दिया गया है कितना? 15। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 13। तो यहाँ पे कहता है बड़ी संख्या क्या है? x+4। 13 + 4 कितना होगा? 17। सी ऑप्शन 51 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 52 है कि 2 ट्रेनें, ठीक है, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं, तो कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगा? तो होगा कुल दूरी बट्टा में जो है सापेक्ष चाल। ये देखिए, दोनों विपरीत दिशा में रहे तो चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो 40 प्लस कितना होगा? 50, यानी 90। कितना होगा? 90, 1 0 6 0 9 चौक 36। तो कितना लगेगा? 4 घंटे। बी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 है। यदि किसी वस्तु को 85 रुपया में बेचने के बजाय 93 में बेचे जाने पर 20% ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, 20% क्या होता है? ज़्यादा लाभ होता है। वो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए 20% जो है ज़्यादा लाभ होता है। तो 20% का मान कितना है? तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 20%। तो संख्या में कितना ज़्यादा है? तो 13 में से 5 गया 8, 8 ज़्यादा है। तो 20% 8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो ये होगा 8/20 × 100। ठीक, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40। तो बी ऑप्शन। तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपये हो जाएगा, यानी 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है कि संख्याएं इतना जो है आरोही क्रम में लिखी गई है। इनकी माध्य का 25 है। आरोही क्रम में लिखा गया है और माध्य का 25 है। तो देखिए इधर जो है अगर हम 1 2 3 4 छोड़ दें, इधर जो है 4 छोड़ दे, तो बीच में ये दोनों बचा। ठीक, अब जो है माध्य है कितना? 25। इसको यदि हम जोड़े तो 2 और 2 कितना होगा? 4x और प्लस का कितना? 2 बराबर में
बटा में इधर 2 होगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना होगा 50। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 4x बराबर होगा 48, ये 2 उधर चला जाएगा तो और तो x बराबर क्या होगा 12। x बराबर कितना निकल गया 12। तो कहता संख्याओं का माध्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए निकल गया 12, x का मान निकल गया 12 निकल गया। संख्या का माध्य निकालना है तो सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, x की जगह 12 आया तो 12 दूनी 24, 24 में से 8 घटा लीजिए, 24 में से 8 तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक, यहाँ पे कितना होगा तो 12 दूनी 24 और 10 कितना होगा 34, यहाँ हो जाएगा 34। सबको जोड़िएगा और 10 से भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा 25.5। ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज की दर से जो है 1.5 वर्ष में एक निश्चित राशि पर इतना रुपया के बराबर होता है। ठीक है, वर्षों में एक निवेशित राशि इतना रुपया के बराबर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, तो कहता है इतना वर्ष के लिए समान योग पर जो है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो 4%। तो यहाँ पे हम यदि गौर करें तो ये हो जाएगा 1 दूनी 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4 यानी 6। तो यहाँ पे देखें तो 6% जो है साधारण ब्याज की दर से जो है साधारण ब्याज की दर से, तो कहता वर्ष के समाप्त योग 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है, और 4% के साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया में एक निश्चित राशि इतना रुपया है। तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, देखिए तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो दे दिया गया है ये मिश्रधन है। ठीक है, क्या है तो ये मिश्रधन है, यानी तो ये होगा 1/1/2 गुने 4 यानी 2 × 2 3/2 इंटू 4 यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 106 का मान दे दिया गया है कितना, तो 92.43.20। ठीक, तो हमको निकालना है आपको 7/1/2 7 नीचे 2 15/2 गुने 8 यानी 2 चौका 8 यानी 15 चौका 60। ठीक है, तो इस 60% का मान निकालना है। ठीक है, तो 15 चौका कितना होगा 60 हो जाएगा इतना वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 15 7 नीचे 2 15/2 यानी 15 चौका 60% का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5232। कितना होगा 5232 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, 5232 यानी सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 साल पहले है 5 और 7। ठीक, फिर कहता अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद जो है कितना है 7:9, 7:9 है। ठीक, तो कहता 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु, तो इन दोनों में अंतर यदि देखें 7 और 9 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर यानी 2 यूनिट किसके बराबर है 8 के बराबर है। 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो इन दोनों में अंतर 8 का है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4 होगा। ठीक, तो कहता है ए और बी की आयु, तो ए की आयु यदि बात करें तो कितना होगा 5 चौका 20 और बी का होगा 7 चौक 28। ये 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान कितना होगा तो ये 24 और ये हो जाएगा 8 4 12 32, 24 32 कितना हो गया 24 और 32। लेकिन कहता 12 वर्ष बाद, तो 12 ऐड कर दीजिए 4 2 6 2 1 3, ये 2 2 4 3 1 4 44। अब इसका रेशियो निकालना है, 4 से काट लीजिए, 4 9 36 11 चौक 44 9 11 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक निश्चित कूट भाषा में अनहैप्पी को इस तरह लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में जो है फैलेसी को कैसे लिखा जाएगा, तो 57 का यदि देखें तो बी ऑप्शन देखिए, 57 का हो जाएगा आपको इस तरह से देखिए PAY, देखिए यहाँ पे है PPY को जो है PPY को पहले लिखा गया है 3 लेटर, तो यहाँ पे ACY को पहले लिखा जाएगा ACY, तो यहाँ पे ACY लिखा गया है। उसके बाद यदि बात करें तो देखिए U को लिखा गया है लास्ट में, फिर लिखा गया N, फिर लिखा गया H, फिर लिखा गया A। तो इसी प्रकार यदि देखें तो यहाँ पे जो है ये लिखा जाएगा U। देखिए इसी प्रकार यदि बात करें तो F लिखा जाएगा बाद में, A लिखा जाएगा, फिर L लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी LLBF
AF, तो यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 58 है कि EP, ठीक है। 58 में यदि देखें तो यहाँ पे है FP, यानी F से गया है G से H से क्या जाएगा I, ठीक है। PQRS तो IS, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 है कि कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो देखिए बी ऑप्शन, यानी छाद। तो छाद मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा संरक्षण की जो विशेषताएं हैं ये है आपको मालू बनाना, वेदिका निर्माण करना, चट्टान बांध, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 में है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए 60 का होगा ई ऑप्शन, क्या होगा, ई ऑप्शन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान उतना ही रहेगा। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर भी उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg ही रहेगा। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, यह हमेशा नियत रहता है। स्थान बदलने से भार बदलता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 61, देखिए 61 है कि निम्नलिखित में कौन सी बेंजीन अणु की संरचना है, तो ए ऑप्शन। बेंजीन अणु की संरचना जो है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे फिर एक छोड़ के यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, ठीक है। और यह जो है वह जो है कार्बनिक यौगिकों जिसके अणुओं में एक बेंजीन वलय पाया जाता है, एरोमेटिक जो है यौगिक कहलाता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का आविष्कार 1825 में फैराडे ने किया था, ठीक है। बार्थलो ने बेंजीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था, ठीक है। बेंजीन का प्रमुख गुण है यह रंगीन एवं विशेष गंधयुक्त यौगिक है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नेक्स्ट 62 नंबर है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, 62 का सी ऑप्शन, एल्कीन। तो एल्कीन जो है हाइड्रोकार्बन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n करता है। हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें कार्बन एवं कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध एवं त्रिबंध पाए जाते हैं, ठीक है। एल्कीन समूह के यदि सदस्य देखें तो एथीन का सूत्र होता है C2H4, ठीक है। प्रोपीन का होता है C3H6 प्रोपीन, और देखिए ब्यूटीन का होता है C4H10, ठीक है। पेंटीन का होता है C5H12, ठीक है, C5H12। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, ठीक है। प्रोपेन का C3H8। नेक्स्ट फिर है कि समान जीवों का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलंगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, 63 का सी ऑप्शन, जाति। क्या कहा जाता है, तो उसे जाति कहा जाता है। फिर है कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने प्रदान किया था। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख यौगिक जो है कैरोलिनियस ने दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण का क्रम जगत, संघ, वर्ग, ठीक है, गण, कुल, वंश, जाति, ठीक है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना खाली स्थान का एक उदाहरण है, 64 का ए ऑप्शन। अपघटन अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। 2AgBr, तो ये होगा 2Ag+Br2। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, जिससे HCl+NaOH, तो NaOH+H2। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर जो है एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, जिससे H2+Cl2 2HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों जो साथ साथ होता है, 65।
फिर है कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? 65 का ए ऑप्शन। तो कॉर्निया और रेटिना शरीर के आँख अंग में पाए जाते हैं। आइरिस जो है आँख के रंग के आधार पर आइरिस नीले, हरे, हेजल या भूरे रंग का होता है। पुतली जो है यह आँख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। और कॉर्निया जो है पानी और कोलेजन से मिलकर कॉर्निया बना लेता है, ठीक है। विट्रियस यह एक पारदर्शी जेल है जिसमें पूरी आँख भरी होती है और यह आँख के आकार की रक्षा और रख रखाव करता है। और स्क्लेरा ये आँख का सफ़ेद हिस्सा जो आइरिस को घेरता है। नेक्स्ट 66 नंबर देखिए। 66 नंबर है कि कौन जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? 66 का सी मेढक। तो मेढक जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। उभयचर वर्ग में लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा, ठीक है, और अयस्क जंतु में फेफड़े, त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। लेकिन किसी जंतु में वयस्क अवस्था में भी श्वसन क्लोम द्वारा होता है, ठीक है। उभयचर वर्ग में अधिकांश परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। मेढक अनियतापी जंतु होते हैं। 67 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो पुरुष एकल का खिताब जीता? 67 का बी ऑप्शन कार्लोस अल्काराज। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में जो है कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल मुकाबला में नोवाक जोकोविच को हराया है। जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, 2023 में फ्रेंच ओपन और सितंबर 2023 में यूएस ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब विजेता जो है नोवाक जोकोविच रहा है, ठीक है। विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीतकर मार्केटा वोड्रोसोवा चैंपियन बनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? तो 68 का होगा बी शिव शक्ति। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया है, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया था। फिर हालांकि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान जो है पूर्ण सफल नहीं हो सका। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च चंद्रयान फर्स्ट लैंडिंग साइट का नाम जो है जवाहर पॉइंट रखा गया। नेक्स्ट 69 है कि 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? 69 का ए कोलकाता। तो 17 अगस्त 2023 को जो है कलकत्ता से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया है। कोलकाता स्थित जो है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा INS विंध्यागिरी का निर्माण किया गया है, ठीक है। इससे पूर्व नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और तारागिरी को 2019 से 2022 के बीच लॉन्च किया गया। 1 सितंबर 2023 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स जो है लिमिटेड गोवा में विकसित INS महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 70 है कि किस देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो बी ऑप्शन भारत। तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने अप्रैल 2023 में की है, ठीक है। यह दर्शन शास्त्र से अभ्यास तथा समकालीन चुनौतियों का जवाब विषय पर आधारित था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।